वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी अमजद फिजियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HWD शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में कि शॉर्ट वेव डायथर्मी एक्चुअली में है क्या, फिजियो इसका यूज़ कैसे करते हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी एक डीप हीटिंग मॉडलिटीज है जो फिजियो यूज करते हैं बहुत सारे कंडीशन में। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग क्या है, HWD का सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। दोस्तों, मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो HWD के बारे में थ्योरी पार्ट जो था वो नहीं मिला मुझे, और हिंदी में तो था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग जो थे इंग्लिश मीडियम में वो बनाए थे HWD का थ्योरी पार्ट, लेकिन अच्छे से कवर नहीं किया गया था। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, 28 मिनट का है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हमारा मनोबल होपनेस जो होगा डिक्रीज होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देख। Okay guys, so let's start the today's topic HWD शॉर्ट वेव डायथर्मी। पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी है क्या। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो होता है डीप हीटिंग मॉडलिटीज होती है। एक सुपरफिशियल हीट मॉडलिटीज होती है और डीप हीट मॉडलिटीज होती है। जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होता है वो डीप हीट मॉडलिटीज होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 27.12 mHz होता है और वेवलेंथ जो होता है 11 मीटर होता है। ये थेरापीटिक पर्पस के लिए होता है। और ऐसे अगर देखते हैं तो 30 सेंटीमीटर टू 3 मीटर टू जनरेट हीट इन अ बॉडी टिश्यू। 30 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक जनरेट हीट इन द बॉडी टिश्यू। थेरापीटिक पर्पस के लिए वेवलेंथ जो होता है 11 मीटर होता है और फ्रीक्वेंसी जो होगा 27.12 mHz। MHz मतलब कि मेगा हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है HWD में। इसमें दो होते हैं, मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट। दो सर्किट होते हैं जिसका नाम होता है मशीन सर्किट और एक जो होता है पेशेंट सर्किट होता है। मशीन सर्किट आल्सो नॉन एज ओसिलेटर सर्किट, ओसिलेटरी सर्किट बोला जाता है मशीन सर्किट को। जो पेशेंट सर्किट होता है उसको हम रिजोनेटर सर्किट भी बोलते हैं। तो फिर हम इसके बाद हम सर्किट डायग्राम में, जैसे सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर से लाइट आया, फिर रिजोनेटर सर्किट, फिर मशीन सर्किट, पेशेंट सर्किट लगे होते हैं, उसमें से फ्लो करता है करंट और एक सर्किट डायग्राम बनाता है। सर्किट डायग्राम इसलिए उसमें दिखाया जाता है कि HWD में कैसे करंट फ्लो करता है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ऐसे फिजियो जो होते हैं उसका यूज नहीं होता है, बस थ्योरेटिक पर्पस के लिए एग्जाम में पूछा जाता है सर्किट डायग्राम बस। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, बस हम जान लेते हैं कि दो सर्किट होते हैं, एक पेशेंट सर्किट, एक मशीन सर्किट। मशीन सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी सर्किट और पेशेंट सर्किट इज आल्सो कॉल्ड रिजोनेटर सर्किट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड इसमें कितने होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कि पैड इलेक्ट्रोड, सेकेंड आप देखेंगे कि प्लेट इलेक्ट्रोड होते हैं, और थर्ड जो होता है डिस्क इलेक्ट्रोड होता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम पैड इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं कि पैड इलेक्ट्रोड में क्या होता है। तो पैड इलेक्ट्रोड जो होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ थिन मेलिएबल मेटल। जो पैड इलेक्ट्रोड होता है थिन मेलिएबल मेटल से बना होता है और कवर्ड होता है विथ रबर पैड। कवर्ड होता है, एक रबर पैड से कवर्ड होगा। आप देखे होंगे अपने लैब में, जो फिजियो का स्टूडेंट है वो देखे होंगे कि लैब में एक रबर पैड से घिरा होता है और थिन मेलिएबल मेटल प्लेट उसमें लगा होता है। अब हम बात करते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड कैसा होता है। तो प्लेट इलेक्ट्रोड जो होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ थिक रिजिड मेटल प्लेट। यह थिक रिजिड मेटल प्लेट से बना होता है और मेड अप ऑफ ए रबर और प्लास्टिक। यह बना होता है रबर और प्लास्टिक से बना होता है। और अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जो डिस्क इलेक्ट्रोड होता है। वो डिस्क शेप सर्कुलर टाइप का होता है और इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर होता है डिस्क इलेक्ट्रोड में। और डिस्क इलेक्ट्रोड जो होता है हम किसी भी बॉडी पर जब बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ट्रीट करते हैं एरिया को, तो डिस्क इलेक्ट्रोड को हम कॉन्टेक्ट जो होता है बॉडी से थोड़ा दूरी पर रखते हैं
ताकि बर्न ना हो टिश्यू। तो डिस्क इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं किसी भी पार्ट पर, उससे थोड़ा गैप डिस्टेंस बना के तब हम डिस्क इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं बॉडी पे। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर का बना होता है और यह सर्कुलर होता है। आप लोग लैब में देखे होंगे। 3 इलेक्ट्रोड का हमने बात कर लिया, पैड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड और आपका डिस्क इलेक्ट्रोड। 3 इलेक्ट्रोड होते हैं SWD में, यानी कि शॉर्ट वेव डायथर्मी में। अब हम बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कि कैसे हम पोजीशनिंग करते हैं इलेक्ट्रोड का। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोप्लेनर मेथड, एक कोप्लेनर मेथड होता है, एक कॉन्ट्राप्लेनर मेथड होता है, एक मोनोप्लेनर मेथड होता है और एक क्रॉस फायर मेथड, मतलब कि क्रॉस का साइन बने, क्रॉस साइन जैसे। तो 4 मेथड होते हैं अब पोजीशनिंग ऑफ SWD के पोजीशनिंग के। कौन कौन? तो कोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर, क्रॉस प्लेनर और मोनोपोलर मेथड। मोनोपोलर मेथड का जनरली यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि मोनोपोलर मेथड में होता है कि एक ही डिस्क पैड का हम मतलब यूज करते हैं। तो मोनोपोलर मेथड जो होता है हम जनरली यूज नहीं होता है। बस हम 3 ही मेन जो होते हैं, कोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर और क्रॉस फायर मेथड। तो हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कोप्लेनर पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, कि कोप्लेनर कैसे और कहाँ यूज होता है। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपका स्पाइन, बैक वाला जो एरिया है वहाँ पे हम यूज करते हैं कोप्लेनर मेथड। कोप्लेनर मतलब मेथड का मतलब हुआ कि एक ही प्लेन में दोनों इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, तो वो आपका हुआ कोप्लेनर मेथड। जैसे कि आप अगर समझना चाहते हैं तो कोप्लेनर मेथड एक ही प्लेन में इस तरह करके हम बैक रीजन पे लार्ज एरिया पे रख देते हैं, तो कोप्लेनर मेथड होता है एक ही प्लेन में। अब हम बात करते हैं दूसरा जो मेथड होता है पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड का, दूसरा होता है कॉन्ट्राप्लेनर मेथड। तो कॉन्ट्राप्लेनर मेथड होता है कि दिस मेथड इज यूज फॉर दोज स्ट्रक्चर वेयर थ्रू हीटिंग इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे मतलब आपका हीट का रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम कॉन्ट्राप्लेनर मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राप्लेनर मेथड अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहेंगे कि कहाँ हम यूज करते हैं कॉन्ट्राप्लेनर मेथड का, तो पहला होता है हिप रीजन। हिप पे आप कॉन्ट्राप्लेनर मेथड का यूज करते हैं। एक साइड इधर लगाते, आगे लगा एंटीरियर साइड और एक साइड पोस्टीरियर साइड पैड इलेक्ट्रोड का यूज करके आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो कॉन्ट्राप्लेनर मेथड हो गए। और शोल्डर ज्वाइंट पे भी एक एंटीरियर साइड इलेक्ट्रोड पैड को लगा देंगे और एक पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड और मीडियल साइड से भी हम ट्रीट करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि शोल्डर ज्वाइंट पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्राप्लेनर मेथड द्वारा ही शोल्डर ज्वाइंट पे हम पोजिशनिंग करते हैं इलेक्ट्रोड का SWD में। अब होता है मोनोपोलर मेथड। मोनोपोलर मेथड में क्या होता है कि एक ही पैड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं या एक ही प्लेट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, या जनरली यूज नहीं होता है आज के समय में। लेकिन दिया बुक में या बहुत सारे जगहों पे अगर स्लाइड वाइड में देखिएगा, PDF में देखिएगा तो दिया रहता है मोनोपोलर मेथड इज द मेथड ऑफ द SWD पोजिशनिंग ऑफ द मेथड, बट यह यूज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस फायर टेक्निक का। मतलब क्रॉस कैसे, पहले क्रॉस इस तरह बनाते हैं आप, क्रॉस का साइन इस तरह होता है, तो एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर, फिर एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड, यानी कि एंटीरियर साइड, एक पोस्टीरियर साइड, एक लेटरल साइड, एक मीडियल साइड, क्रॉस का साइन बनाना है, तो उसको हम क्रॉस फायर मेथड बोलेंगे। इसको हम पोजीशनिंग ऑफ मेथड होता है SWD का। तो क्रॉस फायर मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, तो नी ज्वाइंट पे। जब आप नी ज्वाइंट को ट्रीट करना रहता है पेशेंट को, तो एक एंटीरियर साइड पैड को पहले यूज करते हैं, फिर एक पैड को पोस्टीरियर साइड यूज कर लेते हैं, फिर एक पैड को, फिर थोड़ा देर के बाद एक पैड को लेटरल साइड लगाते हैं और एक पैड को मीडियल साइड। तो पूरा जो होता है एरिया आपका कवर होता है नी का। नी पे हम क्रॉस फायर मेथड द्वारा ही, क्रॉस फायर पोजिशनिंग मेथड द्वारा ही हम ट्रीट करते हैं नी को। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में मतलब यूज होता है क्रॉस फायर मेथड ऑफ SWD। तो अब हम बात करेंगे, और दूसरा रीजन आप जानना चाहते हैं कि कहाँ पे हम क्रॉस फायर मेथड यूज करते हैं, तो क्या होता है कि फ्रंटल मैक्सिलरी एंड इथमोइडल होता है। और फॉर अ पेल्विक रीजन के कंडीशन में भी हम यूज करते हैं क्रॉस फायर मेथड ही यूज किया जाता है जनरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। ये हुआ पोजिशनिंग ऑफ द मेथड ऑफ द SWD। पोजिशनिंग ऑफ द मेथड ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का पोजिशनिंग कैसे करते हैं SWD में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज यही है, क्योंकि क्या होता है कि हम
जानते हैं, फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं, वेवलेंथ भी जानते हैं और सेटअप भी करना जानते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाते कि कब कौन सा मेथड, पोजीशनिंग मेथड कब कौन सा यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि शोल्डर रीजन में अब पोजीशनिंग उनको पता नहीं होता है कि कैसे इलेक्ट्रोड को पोजीशन करेंगे। फ्रोजन शोल्डर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, शोल्डर रीजन में कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम भी हो गया, तो वहाँ पे कैसे पोजीशनिंग करेंगे इलेक्ट्रोड पैड का, यह नहीं जान पाते हैं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है SWD में आपका पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इस पर फोकस करिएगा। 4 होते हैं, आपको हम बता ही दिए 4, कोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर, क्रॉस फायर मेथड और मोनोपोलर, लेकिन मोनोपोलर का जनरली यूज नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि एक केबल मेथड होता है। आप देखे होंगे कि केबल SWD के में केबल भी होते हैं। तो केबल मेथड जो होता है वो भी हम जनरली यूज नहीं करते, लेकिन केबल मेथड का अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ यूज करते हैं, तो केबल मेथड का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे आप कोप्लेनर, क्रॉस फायर, कॉन्ट्राप्लेनर मेथड ये सब नहीं यूज करेंगे, जहाँ पे वहाँ पे आप केबल मेथड का उपयोग करते हैं। अब हम देख लेंगे कि एडवांटेज क्या है केबल मेथड का और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ केबल मेथड का पहला एडवांटेज यह है कि ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्सटेंसिव एरिया विच कुड नॉट बी इंक्लूडेड बिटवीन द कंडेंसर इलेक्ट्रोड। कंडेंसर इलेक्ट्रोड जो पहले बताए थे, कोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर, क्रॉस फायर मेथड, ये सब कंडेंसर मेथड होता है। केबल मेथड, कंडेंसर मेथड जहाँ नहीं यूज होगा वहाँ पे हम केबल मेथड का यूज करेंगे। केबल मेथड का यूज हम इरेगुलर सरफेस, जैसे इरेगुलर सरफेस है तो वहाँ पे हम केबल मेथड का हम यूज करेंगे। स्मूथ सरफेस पे केबल मेथड यूज नहीं होता है गाइस। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, जो मेन पॉइंट होता है किसी भी मॉडलिटीज़ को पढ़ने का, कि बेसिक चीज़ है कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन ही होता है। इस पर अगर आप फोकस करते हैं, कंट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आप मॉडलिटीज़ को पता लगा लेंगे कि कौन सा मॉडलिटीज़ कौन सा कंडीशन में देना है। तो अब हम बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन, जो मेन पॉइंट ऑफ SWD है। 3 मेन पॉइंट है SWD में। पहला तो आपको पोजीशनिंग आना चाहिए, पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा आपको कंट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए। तीसरा आपको इंडिकेशन पता होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें पता हैं तो आप इजीली किसी भी मॉडलिटीज़ को यूज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन का, कि कंट्रा इंडिकेशन है क्या। पहला कंट्रा इंडिकेशन में आएगा ओपन वुंड। अगर आपका वुंड जो है मतलब ओपन है तो वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे SWD का। SWD इज़ नॉट यूज्ड ऑन द ओपन वुंड, कंट्रा इंडिकेशन। और इंडिकेटेड हम पढ़े थे कि ओपन वुंड पे कौन सा मॉडलिटीज अप्लाई कर सकते हैं। तो UVR आप ओपन वुंड पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, उसके एरिया पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ओपन वुंड कंट्रा इंडिकेटेड है और UVR में इंडिकेटेड था, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पे ओपन वुंड गाइज कंट्रा इंडिकेटेड है, यह याद रखिएगा। क्यों होता है, अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं कि क्यों कंट्रा इंडिकेटेड है, ओपन वुंड पे आप नहीं अप्लाई करिएगा SWD, तो मैं बता दूं कि SWD जो होता है डीप हीट मॉडलिटी जो होता है। जैसे ही आप हीट अप्लाई करते हैं, जैसे SWD अप्लाई किया आपने तो हीट जनरेट होता है, आपको पता ही है। तो हीट जो जैसे ही जनरेट होगा तो वैसोडाइलेशन का प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वैसोडाइलेशन होता है तो ब्लड फ्लो होने लगता है बहुत तेज़ी से, और ओपन वुंड वाले जगह पे ब्लड फ्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओपन वुंड बढ़ने का चांस होता है। तो इस वजह से हम ओपन वुंड पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंट्रा इंडिकेशन, जो मेटल इन द टिश्यू। मेटल मतलब हुआ कि अगर आपका किसी पैर में जैसे ट्रांसप्लांट होता है, मेटल का फ्रैक्चर हो गया तो हम मेटल का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो मेटल का ट्रांसप्लांट में हम नहीं यूज करेंगे, इट इज़ द कंट्रा इंडिकेशन ऑन द मेटल इम्प्लांट, तो इसमें यूज आपको नहीं करना है गाइस। अब हम बात करेंगे कि डिस्टर्ब्ड स्किन कंडीशन। तो डिस्टर्ब अगर आपका है, डिस्टर्ब हो गया स्किन कंडीशन, मतलब हाइपर सेंसिटिव है अगर आप, तो वहाँ पे भी नहीं यूज करना है SWD का। इट इज़ द कंट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट, तो आपको नहीं यूज करना है। फिर चौथा आप बात करेंगे वेनस थ्रोम्बोसिस, कि वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है।
थ्रोम्बोसिस पहले आप जानते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ उनकी जानकारी के लिए कि जो थ्रोम्बोसिस होता है वो होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन द लोकलाइज्ड एरिया। किसी भी एरिया में क्या होता है कि ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है तो उसको हम थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको नहीं अप्लाई करना है HWD को। अगर वेनस में हो गया थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो हम उसको वेनस थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। तो वेनस थ्रोम्बोसिस में इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड, वहाँ पे HWD हमको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं अप्लाई करना है तो वही रीज़न जो पिछले बार मैंने बताया कि वैसोडाइलेशन का क्रिया होगा, और वैसोडाइलेशन जैसे ही ज़्यादा होगा तो इंक्रीज ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज करेगा। तो वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगा तो वेन्स जो होंगे रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको नहीं अप्लाई करना। अब पांचवा जो हो गया आप कंट्राइंडिकेटेड जो हुआ आर्टेरियल डिजीज आपको है तो वहाँ पे भी आपको अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन में या प्रेगनेंसी में आपको अप्लाई नहीं करना, इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड। क्योंकि आपको पता ही है कि डीप हीट मोडिलिटीज है। अगर आप डीप हीट मोडिलिटीज को यूज करते हैं ड्यू टू द प्रेगनेंसी तो आपको क्या होगा कि बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। HWD का यूज नहीं करना। ट्यूमर्स में भी आपको यूज नहीं करना है। ट्यूमर्स में आप जैसे ही यूज करेंगे HWD का तो आपका ये भी कंट्राइंडिकेटेड पार्ट है HWD इन द ट्यूमर। और चिल्ड्रन में हो गया, चिल्ड्रन में भी आपको HWD का यूज नहीं करना है, क्योंकि चिल्ड्रन का क्या होता है कि बहुत नाजुक होते हैं, स्किन जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं डीप हीट मोडिलिटी यानी कि HWD तो उसका बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन बर्न होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए चिल्ड्रन में अप्लाई नहीं करना HWD सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानेंगे और चिल्ड्रन में यूज कर देंगे HWD। उसका बैक पेन है, आप लगा दिए HWD, आपको पता ही है कि बैक पेन में लगाते हैं HWD को, तो यू अप्लाई द HWD ऑन द बैक रीजन इन चिल्ड्रन बट इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड। ध्यान रखिएगा, अटेंशन प्लीज, ऑन द चिल्ड्रन डू नॉट अप्लाई द HWD, इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड। सो अब नेक्स्ट कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। मेंटली रिटार्ड पेशेंट, जो मेंटली रिटार्ड पेशेंट है उस पर भी आप HWD नहीं अप्लाई करेंगे। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, इस पर भी आप नहीं अप्लाई करिएगा। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो इट इज़ आल्सो द कंट्राइंडिकेटेड, तो इस पर भी आपको HWD नहीं देना है। सबसे मेन पॉइंट था कंट्राइंडिकेटेड में चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे ही कि चिल्ड्रन देखें चिल्ड्रन ठीक है तो उसको आप अप्लाई कर देंगे बैक रीजन में, बैक में पेन है तो आप अप्लाई कर देंगे HWD को, लेकिन नहीं करना है, इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड। तो आप कंट्राइंडिकेशन हमारा पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम इंडिकेटेड पार्ट पे बात करेंगे कि इंडिकेशन कौन सा ऐसे इंडिकेशन है कि जहाँ पे हम HWD अप्लाई करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं कि कौन सा इंडिकेशन में कौन सा है। तो क्रोनिक अर्थराइटिस, अगर आपको क्रोनिक अर्थराइटिस हो गया तो उस कंडीशन अर्थराइटिस अगर आपको एक्यूट अर्थराइटिस भी है या क्रोनिक अर्थराइटिस है तो आप HWD का यूज करेंगे। कितने देर तक करेंगे तो ये बता देते हैं कि 5 to 10 मिनट्स तक यूज करेंगे वन जॉइंट के लिए। एक जॉइंट पे 5 से 10 मिनट्स देना है आपको अर्थराइटिस के कंडीशन में, और दूसरे जॉइंट को भी 5 से 10 मिनट्स देना है, क्योंकि मैक्सिमम हम टाइम यूज करते हैं HWD देने का। अगर बैक रीजन में आप दे रहे हैं तो 15 से 20 मिनट्स तक देते हैं। तो अब आप बात करते हैं दूसरा, रिलीफ ऑफ पेन। पेन को रिलीफ करने के लिए, मतलब पेन को रिलीफ करने के लिए आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बैक रीजन में पेन होता है, तो बहुत सारे बच्चे मॉडलिटीज का यूज कर चुके होंगे HWD का फॉर द रिलीफ ऑफ पेन इन द बैक रीजन, तो सब जानते हैं। तो तीसरा जो हुआ टेंडनाइटिस में, अगर आपका टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया, टेंडन जैसे आपका कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया टेंडनाइटिस के कंडीशन में, तो आप HWD का यूज करेंगे। और चौथा हुआ आपका डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। आपको मसल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या मसल्स में पेन हो रहा है तो आप HWD का यूज करेंगे, इट इज़ द इंडिकेशन।
अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे अब क्योंकि क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बच्चा देख रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इट इज़ अ कंट्राइंडिकेटेड, बट नॉट, यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन नहीं, दिस इज़ द इंडिकेशन। यह इंडिकेशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। क्यों है रीज़न मैं बता देता हूँ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्यों आप अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी रीजन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं HWD का। आपको पता है कि जो HWD है कि डीप हीट मोडिलिटी है, टेम्परेचर हीट राइज होता है इसमें से। तो आप अगर कोई कहीं पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसके सराउंडिंग रीजन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, उस इन्फेक्शन पर सराउंडिंग रीजन पे अगर आप लगाते हैं HWD को अप्लाई करते हैं आप, तो क्या होगा कि हीट की वजह से ना बैक्टीरिया आपको पता होगा कि मर जाते हैं। तो हीट की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इन्फेक्शन आपका ट्रीट होने में हेल्पफुल साबित होता है HWD के अप्लाई से। इट इज़ द इंडिकेशन। अब हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक कंडीशन। ट्रॉमेटिक कंडीशन में HWD का यूज करेंगे गाइज। ट्रॉमेटिक कंडीशन में हम HWD का यूज करेंगे, इंडिकेशन है। क्यों करेंगे? क्योंकि HWD जो होता है ब्लड सर्कुलेशन को, आपको ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, और जैसे ही आपका ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा, और न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा तो ट्रॉमेटिक कंडीशन में हेल्पफुल होगा। जितना ही न्यूट्रिएंट्स अगर सप्लाई होगा उतना ही हेल्पफुल होगा ट्रॉमेटिक कंडीशन को ट्रीट करने में। तो इट इज़ द इंडिकेशन, इंडिकेशन में याद करेंगे। और बैक पेन तो आपको पता ही है कि इंडिकेशन होता है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ लिए हैं कि उसमें भी इंडिकेशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में भी आप देंगे। सबसे इफेक्टिव साबित होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में। अर्थराइटिस के कंडीशन में HWD ही बहुत सारे डॉक्टर यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड भी देते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं HWD को। इट इज मोर इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो गाइज HWD शॉर्ट वेव डायथर्मी का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ राइट ऑन द इंस्टा, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द HWD आप पूछ सकते हैं। फैजुल रहमान का क्वेश्चन है कि ओस्टियोमाइलाइटिस के कंडीशन में इट इज़ द कंट्राइंडिकेटेड और इंडिकेटेड। तो फैजुल रहमान, मैं यह कहना चाहूँगा कि ओस्टियोमाइलाइटिस में हम कंट्राइंडिकेशन ही मानेंगे, क्योंकि जो बोन माइलाइटिस में, तो ओस्टियोमाइलाइटिस मतलब कि आइटिस इन्फ्लामेशन हो गया, ओस्टियो में इन्फ्लामेशन में अंदर हड्डी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। तो हीट जैसे ही आप देंगे, हीट जनरेट करेंगे तो इन्फ्लामेशन और बढ़ने का चांस है। ऐसे तो इन्फ्लामेशन में हम HWD का यूज करते हैं, लेकिन अंदर हड्डी के अंदर है इन्फ्लामेशन, तो क्या होगा कि जैसे ही आप हीट मोडिलिटी देंगे, HWD देंगे, तो क्या होगा कि इन्फ्लामेशन बढ़ने के चांसेज वहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन में HWD हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में नहीं देंगे। ओस्टियोमाइलाइटिस को हम कंट्राइंडिकेशन पार्ट में ही रखेंगे जनरली। कोई क्वेश्चन गाइस पूछ सकते हैं आप रिलेटेड टू द HWD शॉर्ट वेव डायथर्मी से। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी करिए, क्वेश्चन पूछिए। कोई भी क्वेश्चन हो HWD से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। गाइज मैंने आज जो भी HWD में बताया तो उस पर मेन पॉइंट पे एक बार फिर से फोकस कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट थे आज के लेक्चर का। तो आज के लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट था कंट्राइंडिकेशन में देखा हमने कि चिल्ड्रेन पे आपको HWD नहीं अप्लाई करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है? इसलिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसके सॉफ्ट होते हैं टिश्यू, तो बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको चिल्ड्रेन में कंट्राइंडिकेटेड होता है तो वहाँ पे HWD नहीं अप्लाई करना है। कंट्राइंडिकेशन में सबसे मेन पॉइंट यह रहता है आपको पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड आना चाहिए HWD जब आप जानते हैं तो। और सबसे मेन पॉइंट वही है कि पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड आना चाहिए। और क्या हुआ कि अगर आपको कितने लोग हैं कि नहीं यह नहीं जानते हैं कि कितने मिनट तक देते हैं HWD का। हमको लगता है कि आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि
SWD को हम कितने मिनट तक यूज़ करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैक्सिमम हम 15 से 20 मिनट यूज करते हैं, SWD का यूज करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट पे हमने बात कर लिया। पोजीशनिंग इलेक्ट्रोड गाइज आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं आता है तो आप SWD मशीन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट आज के लेक्चर का यही था। तो कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप अपना सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पे वेबिनार से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या फिजियो से सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जाता है, हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है हमारे ग्रुप में। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन होने की इच्छा होगी तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी कंडीशन से रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड गाइज होना चाहिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल्दी करिए। अगर नहीं है तो फिर सेशन को ख़त्म करते हैं, प्रेजेंटेशन को फिनिश करते हैं। क्रूथीथोरिया का क्वेश्चन है, क्रूथीथोरिया का क्वेश्चन है, प्लीज़ सेव दिस वीडियो। ओके गाइज, आई सेव दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू गाइज। ख़त्म करते हैं तब, टुडेज लेक्चर इज फिनिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे IRR इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में कि क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। अब नोट्स मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ओके गाइज, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।